Welcome to our YouTube channel Sai Edu Pharma. In the lecture series related to pre-PhD coursework and subject research publication and ethics, today we are with publication ethics topic. As you all know that this is the unit 3 as per syllabus of CSVTU. In the publication ethics, we will be discussing definition, introduction, importance, best practices, that is standard setting initiatives and guidelines, which will include COPE, WAME, etc., and conflicts of interest. This we will be discussing in part 1, and in the part 2 we will be discussing publication misconduct, which will include definition, concept, problems that lead to unethical behavior, and vice versa, then types, violation of publication ethics, authorship and contributorship, then identification of publication misconduct, complaints and appeals, and predatory publishers and journals. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन, पब्लिकेशन एथिक्स होता क्या है. So publication ethics are rules of conduct generally agreed upon when publishing results of scientific research or other scholarly work. आप सभी जानते हैं कि हमारा जो रिसर्च वर्क होता है या रिव्यू वर्क होता है उसको हम लोग जर्नल्स में पब्लिकेशन के लिए देते हैं. तो जो पब्लिकेशन होता है हमारे रिसर्च का, उसके लिए कौन से रूल्स ऑफ कंडक्ट होते हैं वही कहलाते हैं पब्लिकेशन एथिक्स. ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होता है जिसमें कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ हम कोई पर्सन हमारे उसको कॉपी ना करे पब्लिकेशन को बिना उनको क्रेडिट दिए हुए. प्लेगैरिज्म को हम इसमें अवॉइड करते हैं या उसको प्लेगैरिज्म ना हो उसको हम ध्यान देते हैं. और साथ ही साथ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हम पब्लिश कर रहे हैं डेटा या इंफॉर्मेशन वो ओरिजिनल होनी चाहिए, कॉपीड नहीं होनी चाहिए. इन सबको रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स होते हैं वही पब्लिकेशन एथिक्स कहलाते हैं. तो पब्लिकेशन एथिक्स की चेकलिस्ट में क्या क्या आता है, तो आपको अप्रूवल और कंसेंट लेना होता है. जैसे ह्यूमन एथिकल कमेटी में हम परमिशन लेते हैं, एनिमल एथिक्स कमेटी में लेते हैं. फिर डेटा एक्यूरेसी होना चाहिए जिसमें फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन नहीं होना चाहिए. किसी भी टाइप का प्लेगैरिज्म हमको अवॉइड करना है, सबमिशन फ्रॉड से हमको बचना है. और ऑथरशिप के भी डिफरेंट एथिक्स होते हैं, उसको हमको फॉलो करना है. और साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी हमको ध्यान में रखना है. ये इंपॉर्टेंट 6 चेकलिस्ट है जो कि पब्लिकेशन एथिक्स में हमको ध्यान देनी होती है. सो पब्लिकेशन चेकलिस्ट के एथिक्स को थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में जाएं तो फर्स्ट है अप्रूवल एंड कंसेंट. तो आपको जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनसे आपको अप्रूवल लेना होता है किसी भी वर्क के प्रोटोकॉल को बनाते समय. और अगर आप जैसे एनिमल स्टडीज़ कर रहे हैं तो एनिमल एथिक्स कमेटी से लेना है. ह्यूमन स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म उनसे साइन कराना है. ह्यूमन एथिकल कमेटी से अप्रूवल लेना है. अगर आप क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं तो उसको रजिस्टर कराना है. ये सारे अप्रूवल्स और कंसेंट्स आपको लेने ज़रूरी हैं. फिर आता है डेटा एक्यूरेसी में. तो किसी भी टाइप का आपको मैनिपुलेशंस जो है वो आपको अवॉइड करने हैं. तो जैसे कि मटेरियल, इक्विपमेंट, प्रोसेस, डाटा, प्रोसीजर, सब में आपको बार बार चेक करना है उसकी एक्यूरेसी के लिए. किसी भी टाइप के फेक डेटा को आपको प्रमोट नहीं करना है, उसको पब्लिकेशन के लिए नहीं देना है. नेक्स्ट आता है प्लेगैरिज्म या सेल्फ प्लेगैरिज्म. इसका ये मतलब होता है कि किसी के भी ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क को आपको कॉपी नहीं करना है, या अपना खुद का भी वर्क अगर आपने किया हुआ है उसको आप सेम एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते हैं. आपको प्रॉपरली साइटेशन देना है. आप जिसके भी वर्क को रेफर कर रहे हैं या उससे रिलेटेड वर्क को आप कर रहे हैं आगे तो. और साथ ही साथ अगर आप किसी भी फिगर या टेबल को एज इट इज़ आप रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए रिटन परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट आता है सबमिशन फ्रॉड. कई बार क्या होता है कि एक ही सेम वर्क को दो जर्नल्स में एट ए टाइम सबमिट कर दिया जाता है. तो ये भी एक तरीके का सबमिशन फ्रॉड होता है. एक और होता है कि कई बार एक पूरा एंटायर वर्क को एक बार में पब्लिश करा लिया और बाद में उसका एक पार्ट को फिर सेम पार्ट को पब्लिश कराया, वो भी परमिटेड नहीं है. और साथ ही साथ कई बार कुछ लोग ये भी करते हैं कि अपने ही पब्लिकेशंस को पूरे साइट कर देते हैं. तो अगर रेलेवेंट नहीं है, एक्सेसिव साइटेशन भी परमिटेड नहीं होता है. नेक्स्ट आता है एथिक्स ऑफ ऑथरशिप. क्या आपने सभी ऑथर्स जिन्होंने की काम किया है उनका नाम आपने ऐड किया है? किसी का नाम आपने ऐसे ही ऑब्लाइज करने के लिए तो नहीं ऐड कर दिया है? सभी को ऑथर्स अवेयर हैं कि नहीं इस कंटेंट को लेके? ये जो चीज़ें हैं इसमें हम डिटेल में भी आगे जाएंगे, एथिक्स ऑफ ऑथरशिप में आती है. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये है कि कई बार
कुछ फाइंडिंग्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है रिलेशनशिप्स की वजह से, तो आपको ये बताना होता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, फाइनेंशियली या साइंटिफिक। अब हम आते हैं एथिक्स प्रिंसिपल्स में कि क्या होते हैं एथिक्स प्रिंसिपल्स। तो आपको इंश्योर करना है डिग्निटी, सेफ्टी एंड प्राइवेसी ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जैसे कि हम वॉलंटियर्स अगर ले रहे हैं तो उनकी आइडेंटिटी हमको डिस्क्लोज नहीं करनी होती है, उनको पहले से बताना है इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म में कि ये जो आप वर्क करने जा रहे हैं उसके क्या स्टेप्स हैं और उसमें कोई सेफ्टी प्रॉब्लम तो नहीं, कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है। वो सब चीज़ें आपको पार्टिसिपेंट्स या वॉलंटियर्स को पहले से ही बतानी है, उनसे कंसेंट लेना है। फिर नेशनल एथिकल, लीगल एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स, तो उसको भी आपको जो इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करने बहुत ज़रूरी। और जब आप वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स को एनरोल कर रहे हैं, तो आपको एथिकल रिव्यू करना ज़रूरी है और उनसे कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है रिसर्च इंटेग्रिटी। इसका ये मतलब है कि आप ऑनेस्ट एंड वेरीफाइबल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं इन प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग एंड इवेल्युएटिंग रिसर्च। Reporting research results with particular attention to adherence to rules, regulations and guidelines is very important. तो जो प्रोफेशनल कोड्स या नॉर्म्स हैं उनको आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करते हैं तो उसी को रिसर्च इंटेग्रिटी बोला जाता है। कोड ऑफ प्रैक्टिस या प्रोफेशनल बॉडीज, कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, हमको रेगुलेशंस देते हैं। इसमें आता है ऑफिस ऑफ रिसर्च इंटेग्रिटी इन यूएस, जीएमसी ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी। देन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पब्लिकेशन एथिक्स में प्रॉपरली इन्वॉल्व होती हैं, उनकी गाइडलाइंस को और डिफाइंड वे में देते हैं। उसमें फर्स्ट है ICMJ विच इज़ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल्स एडिटर्स। सेकेंड है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स जिसको WAME बोलते हैं। थर्ड है कोप जिसको कि कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स बोला जाता है। तो इसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो ICMJE 1978 में वैनकूवर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में इस्टेब्लिश हुई बाय अ ग्रुप ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स। तो ये बेसिकली इसलिए डेवलप किया गया था जिससे कि जो प्राइमरली ऑथर्स हैं उनको उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए जो कि ICMJE मेंबर जर्नल्स हैं उसमें पब्लिश करना चाहते हैं अपने वर्क को। और इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई थी सभी ऑथर्स, कंट्रीब्यूटर्स, रिव्यूअर्स और एडिटर्स के लिए, क्या उनको फॉलो करना है। और साथ ही साथ मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन, सबमिशन, इन सब के स्टेप्स दिए हुए हैं। साथ ही एडिटोरियल इश्यूज जो भी पब्लिकेशन से रिलेटेड आते हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो इनका मेन एम ये था टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युस्क्रिप्ट सबमिटेड टू बायोमेडिकल जर्नल्स विच मोस्ट ऑफ द जर्नल्स आर फॉलोइंग वर ड्राफ्टेड बाय ICMJ। मतलब हम ये चाहते थे कि यूनिफॉर्मिटी रहे मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन में, तो उसके लिए ये गाइडलाइंस इन्होंने बनाई थी। फिर नेक्स्ट था वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स, और ये एक नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी एसोसिएशन है जो कि 1995 में इस्टेब्लिश हुआ बाय ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ ICMJ। इनका मेन एम ये था या गोल था टू इम्प्रूव एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स, promote professionalism in medical editing and encourage research on the principles and practice of medical editing। तो ये जो इनका रोल था वो था वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना और साथ में जो एडिटर्स थे पीयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल्स का उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन के लिए। और इसकी मेंबरशिप फ्री है और जो डिसीजन मेकिंग एडिटर्स ऑफ पीयर रिव्यू जर्नल्स हैं दे आर एलिजिबल टू ज्वाइन। इसमें मोर देन 1830 मेंबर्स हैं जो कि मोर देन 1000 जर्नल्स और 92 कंट्रीज को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कोप विच इज कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। ये भी एक इंटरनेशनल फोरम है। दिस इज फॉर एडिटर्स एंड पब्लिशर्स ऑफ पीयर रिव्यूड जर्नल्स दैट प्रोवाइड द कोड ऑफ कंडक्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस। और ये क्या गाइडलाइंस बताते हैं, ये डिफाइन करते हैं पब्लिकेशन एथिक्स और एडवाइस करते हैं एडिटर्स को कि कैसे उनको जो केसेस आते हैं रिसर्च और पब्लिकेशन मिसकंडक्ट के उनको किस तरीके से हैंडल करना है। ये एक चैरिटी रजिस्टर्ड इन द UK है and it is concerned with the integrity of peer reviewed publications in science, particularly biomedicine। नेक्स्ट एक और टर्म आता है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। इसको कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट भी बोला जाता है और इसको अगर हम डिफाइन करें तो दे आर फाइनेंशियल, पर्सनल, सोशल और अदर इंटरेस्ट्स that directly or indirectly influence the conduct of author with respect to the particular manuscript।
आपने देखा होगा जब हम पब्लिकेशन के लिए डालते हैं तो उसमें लिखा होता है कि क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपको बताना है। तो इसमें बेसिकली सभी टाइप के जो कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट आते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो प्रोडक्ट या डिवाइस जो है, जो अंडर कंसिडरेशन है, उसको देखा जाता है, और उसमें जो अगर कोई कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट है और अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है तो वहाँ पर उसको अनएथिकल माना जाता है। तो अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है तो फिर जो रीडर्स है, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीडर्स टू डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कंक्लूजन ऑफ द पेपर। ऐसा बताया गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एथिकल इशू है जो कि अक्सर अभी मेडिकल जर्नल्स में आ रहा है, और इसके लिए एक कॉमन फॉर्म दिया गया है जिससे कि आप डिस्क्लोज कर दें कि आपका किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 3 कैटेगरी में आ सकता है। पहला है बिजनेस, दूसरा पॉलिटिक्स और तीसरा है प्रोफेशनल रिलेशनशिप। बिजनेस में कैसा है कि एन एम्प्लॉय माइट फेस अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इफ दे हैव अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी दैट कम्पीट्स विद देयर एम्प्लॉयर। इस केस में बिजनेस आता है। पॉलिटिक्स मतलब a politician might have conflict of interest if they own stocks in a company that stands to benefit from legislation that are voting on. And third is professional relationship. For example, a doctor who receives money from a pharmaceutical company might face a conflict of interest while prescribing medications to the patients. तो ये इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं और उनको डिस्क्लोज करना होता है। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो इसको भी अनएथिकल माना जाता है। और इसमें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट कैसे होगा? अगर वो खुद एम्प्लॉय है, उसका ओन स्टॉक है या पेटेंट्स है, प्रोडक्ट है, तो वो आ जाएगा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आता है अगर उसको किसी भी तरीके का ऑनरेरियम या रिसर्च ग्रांट मिली हुई हो। सो थैंक यू सो मच। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 के साथ हम फिर से आपके साथ कनेक्ट होंगे। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।